Imagine a morning where a completely unexpected news bulletin flashes on the screen. The government has just passed a brand new law. Okay. That sounds a bit intense. It is. But wait, this isn't any ordinary legislation. This new law instantly and entirely erases the basic, fundamental rights of every single citizen. Oh, wow. So, matlab, no freedom of speech. Exactly. There is no freedom of speech, there is no protection from arbitrary arrest, the right to gather, the right to protest, even the right to a fair trial, everything vanishes in a single stroke. That sounds like the opening chapter of a dark, dystopian novel. है ना? Right? A scenario where law enforcement exists, police patrol the streets, the courts are technically open, but justice is completely dead. Power has become absolute. सही बात है. जब गवर्नमेंट मशीनरी पूरी तरह से आम नागरिकों के खिलाफ हो जाए और इलेक्टेड लीडर्स ही बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को खत्म करने पर उतर आए, तो एक आम इंसान कहाँ जाएगा? किस दरवाजे पर दस्तक देगा? ये एक बहुत ही टेरिफाइंग थॉट एक्सपेरिमेंट है और यहीं पर एक बेहद पावरफुल, डीपली फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है. बिल्कुल. और आज के इस डीप डाइव का हमारा कोर मिशन इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अनपैक करना है. इस डीप डाइव में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 के डिटेल्ड स्टडी नोट्स को अपना सोर्स मटेरियल बना रहे हैं टू एक्सप्लोर व्हाट लीगल स्कॉलर्स कॉल जुडिशियल रिव्यू. यानी द एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ. एग्जैक्टली. और आज हम सिर्फ फैक्ट्स और आर्टिकल नंबर्स की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इस मैसिव पावर की ओरिजिन स्टोरी को समझेंगे. राइट. हम हिस्ट्री के उस डार्केस्ट चैप्टर को भी एक्सप्लोर करेंगे जहां ये सिस्टम लगभग कोलैप्स हो गया था, यानी 1975 की इमरजेंसी. हाँ. और फाइनली हम उन प्रिसाइज सर्जिकल टूल को ब्रेक डाउन करेंगे जिनके जरिए कोर्ट्स इस पावर को प्रैक्टिकली यूज करती हैं. तो सबसे पहले उस फाउंडेशनल पिलर की बात करते हैं जिस पर ये सब कुछ टिका है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. ये टर्म सुनने में बहुत हैवी और एकेडमिक लगता है, लाइक पॉलिटिशियंस और लॉयर्स इसे रोज यूज करते हैं, पर इसका एक्चुअल ग्राउंड लेवल मीनिंग क्या है? अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पर ब्रेक डाउन करें तो रूल ऑफ लॉ का सीधा सा मतलब है कि किसी भी देश का गवर्नेंस एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलेगा. मीनिंग मनमानी नहीं चलेगी. बिल्कुल नहीं. गवर्नेंस किसी एक इंसान, किसी राजा या किसी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी की पर्सनल मनमानी या आर्बिट्ररी कमांड से नहीं चल सकती. राइट. और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है, वो इस रूल ऑफ लॉ का एक प्राइम मैनिफेस्टेशन है. सही कहा आपने. ये कहता है कि एक कानून के सामने हर इंसान बराबर है, चाहे वो देश का सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एक आम मजदूर. और अगर रूल ऑफ लॉ सोसाइटी से गायब हो जाए तो लीगल स्कॉलर्स कहते हैं कि एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी जिसे गवर्नमेंट लॉलेसनेस कहा जाता है. एग्जैक्टली. ये एक ऐसी टेरिफाइंग सिचुएशन होती है जहां स्टेट खुद ही बिना किसी रोक टोक के कानून तोड़ने लगती है और उस सुप्रीम पावर को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होता. इसको और क्लियरली समझने के लिए एक सिंपल क्रिकेट मैच की एनालॉजी लेते हैं. अच्छा, गो अहेड. इमेजिन एक हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच चल रहा है. इस मैच में देश की सरकार और उसके बनाए हुए कानून ये सब मैच के प्लेयर्स हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस गेम की ऑफिशियल रूल बुक है, जिसमें मैच खेलने के सारे रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस प्रिसाइजली लिखे हुए हैं. राइट. अब नेचुरल सी बात है कि हीट ऑफ द मोमेंट में या जीतने के लालच में कोई प्लेयर रूल बुक के खिलाफ जाकर बेईमानी करने की कोशिश कर सकता है. हाँ, तो ऐसे में गेम को फेयर रखने के लिए एक इम्पार्शियल अंपायर की जरूरत होती है. एग्जैक्टली. जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल उस इंडिपेंडेंट अंपायर की तरह काम करता है. यानी जुडिशरी का प्राइमरी जॉब ये देखना है कि गवर्नमेंट का बनाया हुआ कोई भी नया लॉ या उनका कोई भी एक्शन उस सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बुक के लिमिट्स को क्रॉस तो नहीं कर रहा. बिल्कुल. अंपायर खुद बैट या बॉल लेकर मैच नहीं खेलता, जुडिशरी लॉज ड्राफ्ट नहीं करती, पर अंपायर ये जरूर इंश्योर करता है कि मैच फेयर तरीके से खेला जाए. और अगर कोई प्लेयर रूल तोड़ता है तो अंपायर उस स्पेसिफिक एक्शन को फाउल या इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है. जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट एग्जैक्टली यही करती है. कानून को वॉइड यानी असंवैधानिक और जीरो डिक्लेयर कर देती है. बट हियर इज वेयर द स्टोरी गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. ये इतनी मैसिव पावर, मतलब एक ऐसी पावर जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के बनाए कानून को कचरे के डब्बे में डाल सकती है, ये आई कहां से? वही तो मैं सोच रही थी.
क्या ये शुरू से ही किसी रूल बुक में क्लियर शब्दों में लिखी थी? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसकी ओरिजिन स्टोरी इंडिया में नहीं बल्कि 1803 में अमेरिका में शुरू हुई थी। ओह वेट, 1803? हाँ, एक बेहद फेमस और लैंडमार्क लीगल केस है जिसका नाम है मार्बरी वर्सेस मैडिसन। उस वक्त अमेरिकन सिस्टम नया नया एस्टैब्लिश हो रहा था। राइट। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और लीगल क्राइसिस खड़ा हो गया था कि अगर कांग्रेस, जो कि अमेरिका की पार्लियामेंट है, कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो आखिरी फैसला किसका होगा? अच्छा, तो उस केस में क्या डिसाइड हुआ? उस हिस्टोरिक केस में अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने पहली बार एक बहादुरी भरा रेवोल्यूशनरी लीगल प्रेसिडेंट सेट किया। उन्होंने बेंच से डिक्लेयर किया कि इट इज एम्फेटिकली द ड्यूटी ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट टू से व्हाट द लॉ इज। से व्हाट द लॉ इज, यानी कानून क्या है, उसकी लिमिट्स क्या हैं और क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं, ये तय करना सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का काम है, लेजिस्लेचर का नहीं। एग्जैक्टली उस एक सिंगल मोमेंट ने, उस एक जजमेंट ने पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को हमेशा के लिए एक नई दिशा दी। वाओ। अब अगर हम इस हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको एक अलग ही लेवल की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी है ना? बिल्कुल। अमेरिका में तो चीफ जस्टिस मार्शल ने इस पावर को इन्फर किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके निकाला था। लेकिन इंडिया में द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्ट एब्सोल्युटली नो रूम फॉर डाउट। हाँ, हमारे यहाँ ये सिर्फ एक इम्प्लाइड पावर नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 13, 32 और 226 में इसका एक्सप्रेस जिक्र है, साफ और सीधे शब्दों में। लेट्स ब्रेक दीज डाउन सो वी अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। आर्टिकल 13 एक तरह के जायंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कैनर की तरह काम करता है। स्कैनर? कैसे? ये स्पेशली मैंडेट करता है कि स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो या कम करता हो। अगर स्टेट ऐसी कोई कोशिश करेगी तो कानून का वो हिस्सा ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। ओह, दैट मेक्स सेंस। फिर आते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये दोनों आर्टिकल्स एसेंशियली आम नागरिकों को एक डायरेक्ट एक्सप्रेस पाथवे देते हैं। राइट। अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसको सालों तक लोअर कोर्ट्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आर्टिकल 32 नागरिकों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का राइट देता है और आर्टिकल 226 डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने का राइट देता है। ये फाउंडेशन इतनी डीप और सेक्रेड है कि 1980 के एक लैंडमार्क केस, मिनर्वा मिल्स केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर, थोड़ा इसे एक्सप्लेन करेंगे? आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की यानी बदलने की पावर होती है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फाउंडेशंस इतनी एसेंशियल हैं कि पार्लियामेंट अपनी मॉडिफाइंग पावर का यूज करके भी उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यानी सरकार चाहे कितनी भी बड़ी मेजॉरिटी से क्यों न जीत कर आए, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके जुडिशियल रिव्यू की पावर को कोर्ट से छीन नहीं सकती। द एम्पायर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द गेम। परफेक्टली सेड। द एम्पायर स्टेज। लेकिन देखिए, थ्योरी में चीजें समझना और पेपर पर रूल्स लिखे होना एक बात है। रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल क्राइसिस जब आता है तब इन रूल्स और सेफगार्ड्स का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। राइट। जब सिस्टम अंडर प्रेशर होता है तब असली पता चलता है कि पेपर पर लिखा रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिकल रियलिटी में कितना जिंदा है। और इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक वक्त ऐसा आया था जब ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस अपनी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक स्ट्रेच हो गए थे। हम बात कर रहे हैं 1975 की इंटरनल इमरजेंसी की। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का वो फेज था जिसे लीगल एक्सपर्ट्स द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया गया जिसने एसेंशियली सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट को पैरालाइज कर दिया था, है ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ा झटका था आर्टिकल 21 का सस्पेंड होना। आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जिसका मतलब है कि किसी भी इंसान को उसकी जिंदगी और आजादी से बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरजेंसी के उस ऑर्डर ने इस राइट को कवर करने वाली ढाल को टेम्पररी हटा दिया। ग्राउंड रियलिटी पर इसका असर टेरिफाइंग था। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, एक्टिविस्ट्स और आम नागरिक आर्बिट्ररी तरीके से उठाए जा रहे थे और जेल में डाले जा रहे थे। सही बात है। और जब भी स्टेट किसी इंसान को इलीगली डिटेन करती है तो नॉर्मली लीगल सिस्टम में एक रेमेडी होती है,
हेबियस कॉर्पस की रिट। ये हेबियस कॉर्पस एग्जैक्टली क्या है? ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। इस रिट के जरिए कोर्ट पुलिस या स्टेट एजेंसी से सीधा सवाल करती है कि आपने इस इंसान को किस कानून के तहत और किस जुर्म में अरेस्ट किया है। इन्हें कोर्ट के सामने फिजिकली पेश करो ताकि हम अरेस्ट की लीगैलिटी चेक कर सकें। तो नेचुरली जब आर्बिट्ररी अरेस्ट्स बढ़े तो सैकड़ों हेबियस कॉर्पस पिटीशंस अलग-अलग हाई कोर्ट्स में फाइल हुई होंगी। हाँ बिल्कुल। और इस सिचुएशन का अल्टीमेट क्लाइमेक्स आया 1976 के केस में, जिसे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला कहा जाता है। लीगल सर्कल्स में इसे ब्रॉडली द हेबियस कॉर्पस केस कहते हैं। राइट। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 5 सबसे सीनियर जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी इस मामले को सुनने के लिए। और वहां बेंच ने जो फैसला सुनाया उसने पूरे लीगल और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को कंप्लीटली शॉक कर दिया। Wait, let's pause here and think about this. राइट। Constitution literally right to life और personal liberty गारंटी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिटेंशंस को कैसे अलाउ कर सकती थी? मैं बताता हूं। उस दिन 4.1 की मेजॉरिटी से कोर्ट ने रूलिंग दी कि इमरजेंसी के दौरान जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू हो तो किसी भी इलीगल डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए हैबियस कॉर्पस रिट मूव करने का राइट इफेक्टिवली सस्पेंड हो जाता है। How is that even possible? उन 4 जजेस का टेक्निकल आर्ग्यूमेंट ये था कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इमरजेंसी प्रोविजंस और फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने का मैकेनिज्म लिखा हुआ है, इसलिए उस प्रोविजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही रूल ऑफ लॉ है। अच्छा, उनका मानना था कि स्टेट की सिक्योरिटी लिबर्टी से ऊपर है उस क्रिटिकल मोमेंट में। एग्जैक्टली। ये जजमेंट सच में रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के लिए एक डेविस्टेटिंग ब्लो था, क्योंकि इस जजमेंट ने आर्बिट्रेरीली लोगों को बिना ट्रायल कैद रखने को एक सॉलिड लीगल कवर दे दिया। अगर सरकार ने किसी को पकड़ लिया और वो अरेस्ट बिल्कुल मालाफाइड या गलत इंटेंशन से हुआ हो, तब भी कोर्ट्स के पास उस डिटेंशन को सवाल करने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक तरह से क्रिकेट के अंपायर ने खुद ही रूल बुक बंद करके मैच से बाहर जाने का फैसला कर लिया था और पावरफुल प्लेयर्स को ग्राउंड पर फ्री रन दे दिया। लेकिन उस घने अंधेरे लीगल चैप्टर में एक ऐसी आवाज थी, एक ऐसी लोन डिसेंटिंग वॉइस थी जिसने आने वाले कल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की उम्मीद को जिंदा रखा। हाँ, उस 5 जज बेंच पर जो 4.1 का रेशियो था, उसमें जो वो अकेला 1 था, वो थे जस्टिस HR खन्ना। उनका वो अकेला डिसेंटिंग ओपिनियन लीगल और जुडिशियल हिस्ट्री के सबसे करेजियस और मॉरली अपराइट मोमेंट्स में से एक माना जाता है। हमें समझना होगा कि जस्टिस खन्ना की रीजनिंग क्या थी। उन्होंने मेजॉरिटी के लॉजिक को चैलेंज कैसे किया। उन्होंने इफेक्टिवली आर्ग्यूमेंट दिया कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने की वजह से पैदा नहीं होते। सही कहा। ये इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले भी एग्जिस्ट करते थे और इनहेरेंटली हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी की फाउंडेशन है। इसीलिए उन्हें किसी इमरजेंसी ऑर्डर से मिटाया नहीं जा सकता। उनके डिसेंट के कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स थे जो आज भी लॉ स्कूल्स में रेवरेंस के साथ पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने लिखा था कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल इज एन एनाथेमा टू ऑल दोज हु लव पर्सनल लिबर्टी। यानी बिना ट्रायल के किसी इंसान को जेल में डाल देना पर्सनल आज़ादी को चाहने वालों के लिए एक अभिशाप है, एक कलंक है। जस्टिस खन्ना जानते थे कि उनका ये डिसेंट उन्हें भारी पड़ेगा, पर उन्होंने एंड में लिखा कि ये डिसेंट उनकी तरफ से फ्यूचर की इंटेलिजेंस और ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ द लॉ के लिए एक अपील है। उन्हें विश्वास था कि आने वाला वक्त उस दिन की गलती को पहचानेगा और जरूर सुधारेगा। और उनका ये कन्विक्शन आगे चलकर बिल्कुल सही साबित हुआ। हिस्ट्री के पास अपने कोर्स को करेक्ट करने का एक तरीका होता है, हालांकि उस गलती को पूरी तरह फॉर्मली सुधारने में लीगली लगभग 40 साल लग गए। फास्ट फॉरवर्ड टू द ईयर 2017, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस आता है, जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे कॉमनली हम राइट टू प्राइवेसी केस के नाम से बेहतर जानते हैं। इस हिस्टोरिक केस में 9 जजेस की एक मैसिव कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी। और इस 9 जज बेंच ने यूनानिमसली यानी पूरी सहमति के साथ 1976 के एडीएम जबलपुर के उस पुराने डार्क मेजॉरिटी व्यू को ऑफिशियली और फॉर्मली ओवररूल कर दिया। बिल्कुल। कोर्ट ने ऑफिशियली रिकॉर्ड पर जस्टिस खन्ना के उस हीरोइक डिसेंट को एक्सेप्ट किया और उसे विंडिकेट किया। पुट्टास्वामी जजमेंट ने इस फंडामेंटल लीगल फिलॉसफी पर सीमेंट लगा दिया कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इनएलिएनेबल हैं। ये नागरिकों का नेचुरल राइट है
और इसीलिए चाहे इमरजेंसी हो, चाहे देश में कोई इंटरनल संकट हो, रूल ऑफ लॉ किसी भी हाल में प्रिवेल करना चाहिए। In fact, the political system itself had recognized the horror of that 1975 phase much earlier. इमरजेंसी के तुरंत बाद जब नई सरकार आई तो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। ओह राइट, ये एक तरह का मैसिव फेल सेफ मैकेनिज्म था जो इंश्योर्स करता था कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेजेडी दोबारा रिपीट ना हो। हाँ, उस अमेंडमेंट ने स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर लैंग्वेज डाल दी कि आर्टिकल्स 20 और 21 यानी एक इंडिविजुअल की लाइफ, उसकी लिबर्टी और आर्बिट्रेरी कन्विक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन का राइट किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किए जा सकते। चाहे प्रेसिडेंट कितनी भी सिवियर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, स्टेट आम नागरिक की जिंदगी और उसकी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को बाईपास नहीं कर सकती। तो ये तो बात होगी फंडामेंटल थ्योरी और हिस्ट्री की। हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि जुडिशियल रिव्यू कितना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, द एम्पायर इज एसेंशियल, और इस मैकेनिज्म ने इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े तूफान का सामना कैसे किया और बाउंस बैक किया। लेकिन अब एक थोड़ा प्रैक्टिकल मैकेनिस्टिक साइड देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का। अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, जब कोर्ट्स इस इमेंस पावर को एक्सरसाइज करती हैं तो वो काम कैसे करती हैं? कैसे मतलब? अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई लेजिस्लेटिव एक्ट आता है और जुडिशियल रिव्यू के दौरान उन्हें लगता है कि इस कानून का कुछ हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, तो क्या कोर्ट पूरे के पूरे कानून को एक झटके में रिजेक्ट कर देती है? हाँ, आई सी व्हाट यू मीन। यानी क्या उनका तरीका एक बुलडोजर जैसा होता है जो पूरी बिल्डिंग को ही गिरा दे अगर एक दीवार में क्रैक हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगर कोर्ट्स हर छोटी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ या एक सिंगल गलत क्लॉज के लिए लेजिस्लेचर की महीनों की मेहनत और पूरे के पूरे एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने लगेंगी तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस और गवर्नेंस पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। कोर्ट्स का काम केओस क्रिएट करना तो नहीं है। एग्जैक्टली। इसीलिए कोर्ट्स के पास आर्टिकल 13 से डिराइव किए गए कुछ डीपली नुआंस्ड जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स होते हैं। इन्हें कोर्ट्स के सर्जिकल टूल्स की तरह देखा जा सकता है कि ठीक एक एक्सपर्ट सर्जन की तरह कोर्ट कानून के सिर्फ उतने ही हिस्से को रिमूव करे जो असंवैधानिक है, ताकि बाकी का हेल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पीसफुली चलता रहे। लेट्स अनपैक दीज स्पेसिफिक सर्जिकल टूल्स, क्योंकि यहाँ लॉ सच में लॉजिक से मिलता है। सबसे पहला और सबसे वाइडली यूज होने वाला टूल है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसे कभी-कभी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशनेबिलिटी भी कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एनालॉजी का यूज करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बढ़िया फ्रेश एप्पल है। ओके। लेकिन उस एप्पल को गौर से देखने पर पता चलता है कि उसके एक साइड पर एक छोटा सा हिस्सा खराब हो गया है, थोड़ा सड़ गया है। तो ऐसे में क्या किया जाता है? क्या उस पूरे एप्पल को उठाकर सीधा डस्टबिन में फेंक दिया जाता है? नहीं, एक चाकू लिया जाता है और सिर्फ उस खराब इन्फेक्टेड हिस्से को केयरफुली काट कर अलग किया जाता है और बाकी का जो हेल्दी फ्रेश एप्पल है उसे बचा लिया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बिल्कुल इसी चाकू की तरह काम करता है। अगर किसी लेजिस्लेटिव एक्ट का एक स्पेसिफिक सेक्शन या क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी बेसिक राइट्स के खिलाफ निकला और अगर उस खराब सेक्शन को बाकी के कानून से क्लीनली अलग यानी सेवर किया जा सकता है बिना उस कानून के मेन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किए, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उस खराब हिस्से को वॉइड डिक्लेयर करती है, बाकी का पूरा कानून बचा लिया जाता है और लागू रहता है। इसका कोई एग्जाम्पल है हमारे सोर्सेज में? हाँ, इसका एक परफेक्ट और क्लासिक लीगल इलस्ट्रेशन है 1993 का किहोता होलोहैन वी ज़ेकी 2 केस। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल को चैलेंज किया गया था। 10th शेड्यूल एसेंशियली हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है जो पॉलिटिशियंस को पार्टी बदलने यानी दल बदल से रोकने के लिए लाया गया था। राइट। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए गया तो कोर्ट ने केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद पाया कि 10th शेड्यूल का जो पैराग्राफ 7 था वो डीपली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। क्यों? उसमें ऐसा क्या था? क्योंकि पैराग्राफ 7 एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू को ही बार कर रहा था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ था। तो कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की। उन्होंने पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ को कचरे में नहीं डाला। उन्होंने इफेक्टिवली कहा कि हम सिर्फ इस स्पेसिफिक पैराग्राफ 7 को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और आज तक उस सिंगल पैराग्राफ को छोड़कर बाकी का पूरा 10th शेड्यूल फुली वैलिड और परफेक्टली वर्केबल है। दैट इज द प्रिसिजन ऑफ सेवरेबिलिटी। वाओ। अब एक और फैसिनेटिंग सर्जिकल टूल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम थोड़ा सिनेमैटिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसे एसेंशियली एक सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स की तरह विजुअलाइज किया जा सकता है। सोचिए कि जब सूर्य ग्रहण लगता है
तो क्या सूरज आसमान से गायब हो जाता है? क्या वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय या मर जाता है? नहीं, सूरज अपनी जगह पर ही मौजूद होता है। बस चांद टेम्परेरीली उसके आगे आकर उसकी रोशनी को ढांप लेता है, उसे ओवरशैडो कर देता है। और जैसे ही वो ग्रहण हटता है, सूरज की रोशनी ऑटोमेटिकली फिर से जमीन पर आने लगती है। लीगल जूरिस्प्रूडेंस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स स्पेसिफिकली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। यानी ऐसे कानून जो ब्रिटिश एरा में बने थे और 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब तक स्मूथली चल रहे थे। अब एक ऑब्वियस सवाल उठता है, 26 जनवरी 1950 को जब अचानक से नए फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हुए, तो उन पुराने कानूनों का क्या होगा जो इन नए राइट्स से टकरा रहे थे? क्या वो पुराने कानून वॉइड एब इनिशियो यानी कंप्लीटली डेड और जीरो हो गए? नहीं, यहीं पर इक्लिप्स की लॉजिक आती है। अगर 1950 से पहले का कोई कानून नए फंडामेंटल राइट्स से कॉन्फ्लिक्ट में था तो वो मरा नहीं। वो कानून फंडामेंटल राइट्स की बड़ी परछाई के नीचे आके टेम्पररीली डोरमेंट या इनएक्टिव हो गया। इट वॉज ओवरशैडोड। वो स्पेसिफिकली उन चीजों के लिए इनएक्टिव हो गया जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ थीं। लेकिन अगर फ्यूचर में चलकर पार्लियामेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उस रुकावट को, उस कॉन्फ्लिक्ट को हटा दे, तो वो डोरमेंट कानून ऑटोमेटिकली दोबारा रिवाइव हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रहण हटने के बाद सूरज की रोशनी जिंदा हो जाती है। बिल्कुल। हमारे नोट्स एक लैंडमार्क के साइट करते हैं इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए। बिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जो 1955 का केस है। इस मामले में क्या हुआ था? इसमें हुआ यह था कि 1950 से पहले का एक एक्ट था जो स्टेट गवर्नमेंट को मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एक एब्सोल्यूट मोनोपोली पावर देता था। जब कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आया तो आर्टिकल 19(1)(g) ने सभी नागरिकों को फ्रीली ट्रेड और बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट दे दिया। तो इस नए राइट के सामने वो पुराना मोनोपोली वाला कानून टिक नहीं पाया और एक्लिप्स हो गया, इनएक्टिव हो गया। हाँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद 1951 में ही पार्लियामेंट ने आर्टिकल 19 की क्लॉज 6 यानी 19(6) को अमेंड किया और स्टेट को स्पेसिफिक पब्लिक इंटरेस्ट्स में गवर्नमेंट मोनोपोलीज एस्टैब्लिश करने की लीगल परमिशन दे दी। तो जैसे ही ये अमेंडमेंट पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रुकावट हट गई, यानी ग्रहण हट गया और वो पुराना मोटर ट्रांसपोर्ट मोनोपोली का कानून ऑटोमेटिकली दोबारा जिंदा हो गया और लीगली एनफोर्सेबल बन गया। एग्जैक्टली। इस डॉक्ट्रिन का सबसे बड़ा प्रैग्मेटिक बेनिफिट ये है कि स्टेट को हर बार पुराने कानूनों को शुरू से री-एनैक्ट और रीड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लेजिस्लेचर का बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज बच जाते हैं। अमेजिंग। आइए अब आते हैं तीसरे और शायद फिलोसॉफिकल लेवल पर सबसे डीप टूल पर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन लीगल फ्रेमवर्क में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल सवाल उठाता है। सवाल यह है कि क्या एक फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई नागरिक अपने खुद के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वॉलंटरीली रिजेक्ट या सरेंडर कर सकता है? क्या एक आम इंसान लिटरली पेपर पर साइन करके ये कह सकता है कि मैं अपनी मर्जी से अपना फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी या राइट टू लाइफ गिव अप कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए? इसे एक एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हाईवे पर कार चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनने का रूल। अगर कोई पुलिस वाला कार रोकता है तो ड्राइवर उससे बहस करके ये नहीं कह सकता कि देखिए ये मेरी प्राइवेट कार है, ये मेरी खुद की जिंदगी है, मेरी इंडिविजुअल मर्जी है कि मैं सीट बेल्ट ना पहनूं। राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी सेफ्टी के राइट को वॉलंटरली वेव कर रहा हूं। ये आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं चलता? क्योंकि सीट बेल्ट का रूल सिर्फ एक इंडिविजुअल की आज़ादी या उसकी पर्सनल सेफ्टी तक सीमित नहीं है, ये एक लार्जर पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक पॉलिसी का इंटीग्रल हिस्सा है। सही बात है। अगर एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक रोड्स ब्लॉक होते हैं, दूसरों की जान को खतरा होता है और इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज पर बर्डन पड़ता है। करीब करीब यही कोर लॉजिक इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर पर अप्लाई होता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड केसेस में नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स वेव कर सकते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया है। इंडिया में कोई भी नागरिक वॉलंटरीली अपने फंडामेंटल राइट्स को गिव अप नहीं कर सकता। लेकिन वाई? इसका वाई समझना बहुत जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत प्रैक्टिकली जानते थे कि इंडिया हिस्टोरिकली एक डीपली अनइक्वल सोसाइटी रही है। यहाँ पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन और मैसिव पावर इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है। अगर वेवर अलाउ कर दिया जाता तो सोसाइटी के ताकतवर लोग जैसे बड़े लैंडलॉर्ड्स,
पावरफुल कॉर्पोरेशंस या खुद स्टेट एजेंसीज किसी भी गरीब या नासमझ इंसान को मजबूर करके उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेते कि मैं अपना राइट टू इक्वालिटी वेव करता हूं। बस उसे एक नौकरी या एक लोन देने के बदले में। इसीलिए ये एस्टैब्लिश किया गया कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पर्सनल या इंडिविजुअल बेनिफिट्स नहीं हैं। ये पूरे देश की डेमोक्रेटिक एगैलिटेरियन पब्लिक पॉलिसी का एब्सोल्यूट फाउंडेशनल बेडरॉक है। आप उस फाउंडेशन को अपनी खुद की मर्जी से वीक नहीं कर सकते। सोर्सेज में इस प्रिंसिपल को फर्मली एस्टैब्लिश करने वाला 1959 का एक वाइटल केस दिया गया है, बाशिर शरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। इस केस में एक टैक्स पेइंग इंडिविजुअल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे प्रेशर में आकर एक फाइनेंशियल सेटलमेंट साइन कर लिया था, है ना? हाँ, ये सेटलमेंट एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन लॉ के तहत हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आर्टिकल 14 के डायरेक्ट वायलेशन में इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। जब उस सिटीजन ने कोर्ट में चैलेंज किया और अपने पैसे बचाने की कोशिश की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ही चतुर आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सर, इस नागरिक ने तो अपनी मर्जी से सेटलमेंट साइन किया था, कि इसने अपना राइट टू इक्वालिटी वॉलंटरली वेव कर दिया था, अब ये चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने इस नैरो आर्ग्यूमेंट को अग्रेसिवली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने स्ट्रिक्टली क्लियर कर दिया कि एक आम हिंदुस्तानी सिटीजन जो शायद लीगल टेक्निकलिटीज और अपने राइट्स को पूरी तरह से समझता भी ना हो, उसे ऐसी वल्नरेबल पोजीशन में नहीं डाला जा सकता जहां वो पावरफुल स्टेट मशीनरी के आगे अपने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को सरेंडर कर दे। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करता है और कभी-कभी कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को उनकी खुद की कमजोरी, उनकी डेस्परेशन या उनकी नासमझी से भी प्रोटेक्ट करता है। जब हम इन तीनों डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन्स को, सेवरेबिलिटी की प्रिसिजन, इक्लिप्स की प्रैग्मेटिज्म और वेवर की स्ट्रिक्ट बाउंड्री को एक साथ फ्रेम करके देखते हैं, तो हमें एग्जैक्टली समझ आता है कि जुडिशरी कितनी फाइनली बैलेंस्ड और सोफिस्टिकेटेड अप्रोच यूज करती है। बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ब्लाइंडली सरकार से भिड़ना या हर लेजिस्लेशन को कैंसिल करना नहीं है, और ना ही ये सिटीजन्स को स्टेट की पावर के आगे अकेला छोड़ने का नाम है। ये प्योर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत डेलिकेट थॉट आउट बैलेंस है, जहां स्मूथ गवर्नेंस इंश्योर की जाती है बिना 1 इंच सिविल लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज किए। सही बात है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इस इंटेलेक्चुअल जर्नी को, इस डीप डाइव को एक कोहेसिव कंक्लूजन की तरफ लेके चलें। आज हमने बेसिकली क्या कवर किया? हमने शुरुआत की एक बेसिक प्रेमिस से कि गवर्नमेंट्स कानून के रूल से चलनी चाहिए, मनमानी से नहीं। फिर हमने मार्बरी वी मैडिसन और जॉन मार्शल के हिस्टोरिकली डिफाइनिंग मोमेंट्स को देखा, जहां कोर्ट्स ने ऑफिशियली असर्ट किया कि वी विल से व्हाट द लॉ इज। उसके बाद हम उस थियोरेटिकल पावर को रियलिटी में टेस्ट करते हुए देखने गए। हमने 1975 की इमरजेंसी का वो ऑप्रेसिव फेज एनालाइज किया, जहां एडीएम जबलपुर केस में रूल ऑफ लॉ ऑलमोस्ट फुली कोलैप्स हो गया था। पर हमने उस अंधेरे में जस्टिस खन्ना की फेयरलेस डिसेंटिंग आवाज को देखा और ऑब्जर्व किया कि कैसे 2017 के पुट्टस्वामी केस ने डेकेड्स बाद उस रूल ऑफ लॉ को वापस पूरी तरह से अपनी जगह पे रिस्टोर किया। और एंड में हमने कोर्ट्स के उन इंट्रिकेट सर्जिकल टूल्स को डीप डाइव करके समझा, चाहे वो एप्पल का खराब हिस्सा काटकर लॉ बचाना हो, यानी सेपरेबिलिटी, या ग्रहण के हटने का वेट करना हो, इक्लिप्स, या फिर सोसाइटी की इनइक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए किसी नागरिक को अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सरेंडर करने से ब्लॉक करना हो, यानी वेवर। ये सारा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क दिन रात यही इंश्योर करने का काम करता है कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ पेपर पर प्रिंट हुई एक एम्प्टी थियरी बनकर ना रह जाए, बल्कि प्रैक्टिकलिटी में आम नागरिकों की लाइफ में लीगली एनफोर्स हो सके। पर इस डिस्कशन को क्लोज करने से पहले मैं एक ऐसी प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ जो किसी भी सोचने समझने वाले दिमाग को कॉन्स्टेंटली बॉदर करती है और हम सबको भी करनी चाहिए। आज पूरे सेशन में हमने यही एस्टैब्लिश किया कि जुडिशियल रिव्यू एसेंशियली एक इंडिपेंडेंट अंपायर की तरह है। इस मैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को स्पेसिफिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे उसके पास कितनी भी मेजॉरिटी हो, वो अपनी पावर की कॉन्स्टिट्यूशनल हद पार ना करे। इट प्रिवेंट्स टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। ये चेक्स और बैलेंसेस का एक सुप्रीम रूल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर एक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें हजारों लाखों जनता ने डायरेक्ट वोट देकर चुना है, जिनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, अगर उनके बनाए लेजिस्लेटिव कानूनों को कुछ हाईली क्वालिफाइड बट कंप्लीटली अनइलेक्टेड जजेस अपनी अंडरस्टैंडिंग से स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं,
तो इस इमेंस एब्सोल्यूट पावर को एक्सरसाइज करते वक्त खुद जुडिशरी को चेक कौन करता है? रोमन लिटरेचर में पोएट जुवेनल ने सदियों पहले एक फेमस फ्रेज लिखा था, क्विज कुस्टोडिएट इप्सोस कुस्टोडियस, यानी हु वॉचेस द वॉचमैन। जो सोसाइटी के सबसे बड़े रक्षक हैं, उन रक्षकों पर निगरानी कौन रखता है? उनकी पावर की लिमिट्स कौन तय करता है? ये सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई आसान पजल नहीं है। ये अपने आप में एक डीपली कंट्रोवर्शियल, हाईली डिबेटेड और एंडलेसली फैसिनेटिंग इशू है, जिस पर हम सभी को आगे चलकर जरूर खुद रीड और रिसर्च करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बुक के इन गहरे नए नए पहलुओं को समझते रहिए।